जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या समझाया था? हमारी पहली क्लास थी इस चैप्टर की, लास्ट क्लास, और मैंने तुम्हें फोर्स के बारे में कुछ बताया था। याद है कि भूल गए? फोर्स के बारे में और भी कई बातें मैं तुम्हें बताना चाहता था, जिसके लिए हमारा समय पूरा हो चुका था क्लास का, लेकिन आज हम वो कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चों लास्ट क्लास में फोर्स के बारे में मैंने क्या क्या बताया था, कोई मुझे याद दिलाएगा? फोर्स की डेफिनेशन बताई थी, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमएटी डायमेंशन, फॉर्मूले, एफ इक्वल टू एम ए कहां से आया? फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, एक्सेलरेशन फोर्स पे डिपेंड करता है, हाँ या ना? न्यूटन और डाइन में रिलेशन। इसके अलावा मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए तो उससे उस बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। सही है गलत? आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चों कितने टाइप के फोर्स होते हैं? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो भाई फोर्स का क्लासिफिकेशन कई बेसिस पर किया गया है, तो यहां पर मैं फोर्स को क्लासिफाई कर रहा हूं दो क्लास में, बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। यह काम करते हैं अनबैलेंस को ना इधर बना देते हैं। नंबर 2 अनबैलेंस्ड फोर्सेस। करें शुरू? बच्चों इसके बारे में तुम्हें जो भी पता है मुझे बता दो फटाफट। बैलेंस फोर्स कौन से फोर्स होते हैं? बैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जो अगर किसी बॉडी पर लगाया जाए तो उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होता है। मतलब अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी, अगर उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लगाया हमने तो। बोलो मेरी ये बात समझ में आई या नहीं? समझ में आ गई? तो व्हाट इज द बैलेंस फोर्स? The force is by the application of which the state of motion of an object does not changes। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, पक्का? यानी कि these forces cancel out each other। ऐसा तभी संभव है जब सारे फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि सच फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर। और बच्चों ऐसे फोर्सेस को इक्विलिब्रियम फोर्सेस भी बोलते हैं। These forces are also called forces in equilibrium। मतलब आप ऐसे समझ लो, दो एग्जांपल दे रहा हूं डायग्राम के थ्रू। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ये यहां पर रखी हुई है। जैसे बच्चों मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, तो आप बता सकते हो मेरे ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? मेरे ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो मेरा वेट mg जो मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन जो धरती यानी फर्श जिस पर मैं खड़ा हूं वो ऊपर की तरफ लगा रहा है। यानी इस समय इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। चेक करो, एक तो सीधा नीचे mg और एक ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन r, और ये दोनों ही r और mg एग्जैक्टली इक्वल हैं, यानी r और mg बराबर है। समझ में आ गया? बच्चों इमेजिन करो अगर मेरा वेट ज्यादा होता, मतलब mg बड़ा होता, r छोटा होता, तो पक्का ये ऑब्जेक्ट फर्श के अंदर धंस गया होता, अंदर चला गया होता। यानी मैं फर्श के ऊपर नहीं खड़ा रह पाऊंगा, मैं धंस जाऊंगा, नीचे चला जाऊंगा अगर वेट ज्यादा होगा और नॉर्मल रिएक्शन कम होगा। तो क्योंकि दोनों बराबर हैं इसीलिए यहाँ पर रेस्ट पर रखा हुआ है। क्या ये मूव कर रहा है? नहीं कर रहा ना? इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसका मतलब ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है।
सेम लाइन ऑफ एक्शन है दोनों की, तो ये इक्विलिब्रियम फोर्सेस हो गए। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल दूं बच्चों, चेक करो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा, इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। एक फोर्स यहां से लग रहा है F1, एक फोर्स यहां से लग रहा है, वो भी F1 जितना ही है, एक फोर्स यहां से लग रहा है F2 और एक फोर्स यहां से लग रहा है F2, बराबर है और ऑपोजिट भी है। एक फोर्स यहां से लग रहा है F3, एक फोर्स यहां से लग रहा है F3 और एक फोर्स यहां से लग रहा है F4, एक फोर्स यहां से लग रहा है F4। या इसको पुल कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। चलो मेरी बात समझ में आ गई? जरा चेक करो, ये ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा? ये जहां है वहीं का वहीं रहेगा, टच से मस भी नहीं होने वाला। या फिर अगर ये पहले से ही मोशन में होता ना, तो भी ये कांस्टेंट मोशन में ही रहता। समझ में आ गया? कितने बच्चों को बैलेंस फोर्स की कहानी समझ में आ गई है? आ गई? चले आगे। जो होशियार बच्चा होगा वो ऑटोमेटिक समझ गया होगा कि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। इसका उल्टा कर दो सब कुछ। समझ गए? बताओ जल्दी, अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं? Those forces by the application of which the state of motion of an object changes। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी का मतलब क्या हुआ? इट कैन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, हो सकता है वो रेस्ट पर हो, चलने लग जाए, या कम्स टू रेस्ट, फोर्स लगाने से वो रेस्ट पर आ जाए आफ्टर मोशन, और चेंज इन इट्स स्पीड, स्पीड बढ़ जाए या घट जाए, चेंज आ जाए, या डायरेक्शन में चेंज आ जाए। अगर इनमें से कुछ भी हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर पक्का अनबैलेंस फोर्स लगा है। समझ गए? पक्का ये ऐसे फोर्स होते होंगे जिनका इफेक्ट इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होता होगा, हाँ या ना? यानी कि मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ बच्चों एक तरीके से, F net इज इक्वल टू 0। रिजल्टेंट फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लगा? रिजल्टेंट फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लगा? 0, क्योंकि सबका इक्वल एंड ऑपोजिट यहाँ प्रेजेंट है। सब F1 को ये वाला कैंसिल आउट कर देगा, F2 को ये वाला कैंसिल आउट कर देगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा? 0। पक्का यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होता होगा। यानी कि these forces are not equal and opposite and therefore cannot cancel out each other, और इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट भी नहीं कर सकते। These are called, इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं बच्चों? जैसे ये इक्विलिब्रियम फोर्सेस थे, इनको बोलते हैं नॉन इक्विलिब्रियम फोर्सेस। अच्छा, हम ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ना नॉन इक्विलिब्रियम फोर्सेस ही लगाते हैं उनको मोशन में लाने के लिए। समझ में आ गया? और बताओ बच्चों, इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है इसलिए कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो इसका भी एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान के चलो बच्चों, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहे हैं, चेक करो। ये है mg, ये है r, एक इसको इधर खींच रहा है 100 न्यूटन के फोर्स से, और कोई इसको इधर खींच रहा है 50 न्यूटन के फोर्स से। बच्चों चेक करो कौन कौन से फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस हैं? r और mg, क्योंकि r तो पक्का mg के इक्वल ही रहा होगा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया बैलेंस फोर्स। पर चेक करो यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, F1 और F2। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। क्या ये ऑपोजिट है? हाँ। लेकिन क्या इनका रिजल्टेंट F net 0 हो जाएगा? नहीं। तो यहाँ पर बच्चों F net कितना हो गया? 50 न्यूटन। मतलब कि देखो 100 में से 50 माइनस करोगे। कॉमन सेंस लगा पा रहे हो या बच्चों की तरह समझाओ? अरे रस्सी से इधर खींच रहा है वो 100 न्यूटन,
और इधर खींच रहे हो 50 न्यूटन के फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? इधर जाएगा ना। कितने फोर्स से? 50 न्यूटन। तो एफ नेट 0 आया या कुछ आया पॉजिटिव क्वांटिटी? तो इसका मतलब इसकी वजह से ही मोशन में आ जाएगा। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को इस टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है अभी इसी वक्त। चलें आगे। इसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अगर मैं किसी और बेसिस पर क्लासिफाई करूं तो फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसको भी अगेन वैसे ही बना लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो बच्चों, वैसे तो ये तुम्हारे अगले चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? फोर्स, तो यहीं पे पढ़ लोगे तो आसानी होगी, यहां पे भी काम आएगा और चैप्टर नंबर 5 नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा। बच्चों देखो, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा हूं तो पक्का वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा। आपने क्या लगाया बच्चों? उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं क्या आ जाएगा? समझ गए? अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस से वर्क डन कर रहे हो आपने कौन से फोर्सेस का इस्तेमाल करा है? कंजर्वेटिव। और उन फोर्सेस की मदद से जो भी वर्क डन हुआ है वो ओवर द वन राउंड ट्रिप कितना होगा? 0। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं। देखो, इसकी डेफिनेशन डायरेक्टली अगर मैं लिख दूंगा ना तो समझ में नहीं आएगा, पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं। जैसे मान के चलो बच्चों, ये एक प्लेट है और इस पूरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से सुनना, ये प्लेट है, ये क्या है? प्लेट है, और इस पूरी प्लेट पर कौन सा चार्ज है? अब इसको साइड से देखोगे तो क्या नजर आएगा? एक पतली सी लाइन नजर आएगी। बच्चों, इस प्लेट के सामने एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। ध्यान से सुनना, मैं कुछ समझाने जा रहा हूं। आप मुझे ये बताओ, अगर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को यहां पर लाके रख दूं ए पॉइंट पे तो पक्का रिपल्शन हो रहा होगा। पॉजिटिव प्लेट और पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा? रिपल्शन, यानी ये इसको धक्का मार रहा होगा। अच्छा, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है और फोर्स लग रहा है QE। चलो ये हटा देते हैं, कितना लग रहा है? बस फोर्स लग रहा है, ठीक है। बच्चों, मैं इस पॉजिटिव चार्ज को जबरदस्ती पकड़ के खींच कर इस B पॉइंट पर लाना चाहता हूं, और A और B के बीच का डिस्टेंस कितना मान लो? X या S मान लो। तो आप लोग पहले मुझे ये बताओ, मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा या बिना फोर्स लगाए ये आ जाएगा? यहाँ पे फोर्स तो लगेगा, यानी बच्चों मैंने क्या लगाया? फोर्स। और यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? S। यानी मैंने क्या करा? इसको यहां से यहां तक खींचने में वर्क डन। मैंने क्या करा? वर्क डन। तो ये जो वर्क डन मैंने करा है ना, ये इसको दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स को। दिस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ओवर वन राउंड ट्रिप 0 होगा, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वर्क डन अगर आपने कंजर्वेटिव फोर्सेस की मदद से करा है तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो किस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं उस पर फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो बच्चों, मैंने वर्क डन करा और वो आंसर आ गया 10 न्यूटन। सपोज A पॉइंट से B पॉइंट तक चार्ज को लाने में कितना वर्क डन लगा? पर एक बच्चा कह रहा है कि नहीं सर, मैं इसको घुमा घुमा के यहां से लेकर आऊंगा, तो वर्क डन कितना लगेगा? 10 न्यूटन। एक बच्चा कह रहा है कि नहीं सर, मैं इसको यहां से लेकर आऊंगा, तब भी कितना लगेगा? एक बच्चा कह रहा है नहीं सर, मैं इसको यहां से ऐसे घुमा के इधर आगे जाके फिर यहां पे लेकर आऊंगा। यानी किसी भी पाथ से होकर चले जाओ, पाथ पर वर्क डन डिपेंड नहीं करता। समझ गए? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, किस रास्ते से होकर जा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता। वो वर्क डन
जो कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किया गया हो। समझ गए? तो बच्चों मुझे ये बताओ, अगर ये पॉइंट चार्ज यहाँ पर होता और इसको मैं घुमा फिरा के वापस यहीं पे ले आता, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर आ गया, तो वर्क डन कितना होता? 0। तो वर्क डन ओवर 1 राउंड ट्रिप कितना हो जाएगा? कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है? आ गई? चलें आगे। अब बताओ जल्दी से कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या लिखूं? वर्क डन if work done by a force is independent from path and depends on initial and final point, then the force is called conservative forces। समझ में आ गया? यानी वर्क डन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर 1 साइकिल इज 0। और इसका एग्जांपल भी लिख लो बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ये सारे क्या है बच्चों? ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं। जो मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया था ना पॉजिटिव प्लेट और चार्ज वाला, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल था। अब मैं तुम्हें ग्रेविटेशन का भी एग्जांपल दूं इसी के अंदर, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है और मुझे इसे कहां लेकर जाना है बच्चों? यहां पे। ठीक है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? हम लोग वैसे हाइट को h बोलते हैं, पर आप इसको s मानो, x मानो, h मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों? अब आप दिमाग लगाओ इसका। देखो एक बात और याद रखना, जब भी हम कोई वर्क डन करते हैं ना, तो बिना फोर्स लगाए वर्क डन हो जाएगा? नहीं, यानी फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। और आप जब भी फोर्स लगाओगे तो हमेशा किसी के अगेंस्ट लगाओगे। अगर आपके कोई अगेंस्ट नहीं है, अगर आपके कोई ऑपोजिशन में नहीं है, तो आप फोर्स नहीं लगा पाओगे। समझ गए? जैसे आपने देखा था मैं पॉजिटिव चार्ज को क्यों खींच रहा था, क्योंकि वो तो पहले से ही रिपल्शन लग रहा है उस पर, वो दूर भागना चाह रहा है, तभी तो मैं खींच पा रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो? कभी आपने गुलेल चलाई है, वो आप इसलिए ताकत लगा पा रहे हो क्योंकि वो उसको अपोज कर रही है। हाँ या ना? यानी अगर ऑपोजिशन में कोई होगा ही नहीं तो क्या आप फोर्स लगा पाओगे? तो आप चेक करो, मैंने यहां पर जो वर्क डन कर रहा वो कितना है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाया? उतना ही जितना इसका वेट है, यानी mg, और हाइट हो गई h। तो चेक करना, इतना ही वर्क डन लगाया मैंने इसको यहां से यहां तक पहुंचाने में, यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जब ये वहां पहुंच जाएगा। लेकिन एक बच्चा है, वो पता है क्या बोल रहा है, सर मैं इसको ना यहां से, पहले मैं इसको यहां लेकर आऊंगा, फिर मैं इसको यहां से यहां लेके जाऊंगा, फिर मैं इसको यहां से यहां लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं इसको यहां से यहां लाऊंगा, कीड़ा है उसके अंदर एक, और कह रहा है उसके बाद यहां पहुंचूंगा। एक बदमाश बच्चा है, वो शराफत से इसको यहां लेके नहीं जा रहा है, वो कह रहा है मैं इसको ऐसे पहले डांस करूंगा, उसके बाद यहां पर लेकर आऊंगा। समझ गए बच्चों? मान लेते हैं यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? a। यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? b। और यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? c। ठीक है? और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप कुछ भी ले लो, x ले लो, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लो, y। समझ में आ गया? अब आप चेक करो, उस बच्चे ने भी कितना वर्क डन करा है? एग्जैक्टली इतना ही वर्क डन करा है। कैसे? बताता हूं। वर्क डन
जब वो यहां से सिर्फ यहां तक उसने रेस करा तो क्या लगा होगा फॉर्मूला mg इंटू ए, बोलो जल्दी mg ए। जब यहां से उसने यहां तक रेस करा होगा तो फॉर्मूला क्या हो गया होगा mg बी, और यहां से यहां तक mg सी। अब बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल में ये जो उसने मूव करा है ना, यहां पर कोई भी उसने वर्क डन नहीं करा, समझ में आ गया? क्योंकि आप किसी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, अगेंस्ट तो नीचे से ऊपर उठाने में ताकत लग रही है ना, साइड में ले जाने में तो कोई एक्स्ट्रा ताकत लग नहीं रही, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो पुल कर रहा है नीचे की तरफ, यानी यहां पर कोई वर्क डन नहीं माना जाएगा। सही है। अब आप चेक करो इन तीनों में कॉमन क्या है, mg, ब्रैकेट में क्या बचा a प्लस बी प्लस सी, और आप चेक करो a प्लस बी प्लस सी मिला के पूरा h हो जाएगा, तो उसने भी तो वही वर्क डन करा। तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड जो नहीं करता उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ गया? चलें आगे। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? वर्क डन बाय नॉन conservative forces is depends on path। ये पाथ पर डिपेंड करता है। इनिशियल फाइनल पॉइंट पे तो ऑब्वियसली करेगा ही, लेकिन ये पाथ पर भी डिपेंड करता है। वर्क डन by non-conservative forces, over one complete cycle is not zero, ये जीरो नहीं होता है। समझ में आ गया? जबकि यहाँ पे कंप्लीट साइकिल में क्या होता था? जीरो। ये जीरो नहीं होता। सच फोर्सेज आर कॉल्ड non-conservative forces। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रिक्शन या मस्कुलर फोर्स। अब आप एक बात बताओ, अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से ऐसे घसीट कर खींच कर अगर मैं घुमा के वहीं लेकर आ गया वापस से, तो आप चेक करो फ्रिक्शन जीरो हो गया होगा क्या? पूरे रास्ते फ्रिक्शन लगा होगा उस पर, या मस्कुलर फोर्स जीरो हो जाएगा क्या? वो तो आपका खर्च हो गया ना। तो ये जो फोर्सेस है बच्चों, ये नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि पाथ पर डिपेंड करते हैं। समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलें आगे। इसके बाद बच्चों और भी कोई टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं क्या? तो कांटेक्ट के बेसिस पर भी बहुत सारे टाइप्स के फोर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट। तो बच्चों दो टाइप के फोर्स होते हैं, कौन कौन से? कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। बच्चों इसकी डेफिनेशन खुद ही लिख लोगे या पूरा लिख के दूं? मैं तुम्हें बता देता हूं, बोल के बता दे रहा हूं, लिख लेना, ठीक है? वो सभी फोर्सेस जिनके एप्लीकेशन के लिए कांटेक्ट जरूरी है, बिना कांटेक्ट लगाए या बिना टच किए आप ये फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्सेस। All those forces in which contact is necessary for their application are called contact forces। लिख लोगे? एग्जाम्पल लिख देता हूं बच्चों। कांटेक्ट फोर्सेस में आ जाता है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन करके दिखाओ जरा, बिना कांटेक्ट के। अपने हाथ घिसो, कांटेक्ट नहीं करना, कर पाओगे? और मस्कुलर फोर्स, आप जरा अपने पड़ोसी को धक्का मार के दिखाओ बिना टच करे,
टच नहीं करना है और धक्का भी मार देना है, पॉसिबल है? समझ में आ गया? और कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो नॉन कांटेक्ट होते हैं। वो सभी फोर्स जिनके एप्लीकेशन के लिए कांटेक्ट का जरूरी होना नहीं है, बिना कांटेक्ट के, बिना टच किए ये फोर्सेस अप्लाई अपने आप दूर से ही हो जाते हैं, इनको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। दोज फोर्सेस in which contact is not necessary for the application of the force are called non contact force। या तुम अपनी भाषा में भी लिख सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। जैसे बच्चों एग्जांपल के तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बचपन से आप महसूस कर रहे होगे इस फोर्स को, हमेशा गिरने से डरते होगे तो दूर से ही काम करता है। और बताओ, एक बच्चा बोला मैग्नेटिक फोर्स, और बताओ बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स भी फर्दर टू टाइप का होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबको समझ में आ गया? ये बात सबको समझ में आ गई? तो अगर हम इनकी डिटेल लिखने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो अगर मैं तुम्हें वर्बली, चलो एक बार इस पर चर्चा कर ही लेते हैं। हमें ये सभी टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या, फ्रिक्शन के बारे में तो पता ही होगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स व्हिच इज एप्लीकेबल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ये वो फोर्स होते हैं जिनके एप्लीकेशन के लिए कांटेक्ट का होना बहुत जरूरी है, बिना कांटेक्ट के फोर्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इनके बारे में हम लोग एक बार डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। करें शुरू? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई मुझे बताएगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चों? इस पूरे यूनिवर्स में हर एक मासिव ऑब्जेक्ट एक दूसरे मासिव ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, और उसके लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, दूर से ही वो फोर्स अप्लाई हो जाता है, हाँ या ना? और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ एवरी मासिव ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट another massive object by a force which is called gravitational force. This force is directly proportional to the product of masses of two bodies and inversely proportional to the square of the distance between them. कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है? 9th क्लास में तुम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। दोबारा याद दिलाता हूं, इस पूरे यूनिवर्स में हर मासिव ऑब्जेक्ट एक दूसरे मासिव ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट बाय अ फोर्स व्हिच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लो बच्चों एक मासिव ऑब्जेक्ट ये रहा, इसका मास है m, और दूसरा मासिव ऑब्जेक्ट ये रहा, इसका मास है स्मॉल m। इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं बच्चों d। ये d जो डिस्टेंस है ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, समझ गए? तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? The force is directly proportional to product of the mass of two bodies, यानी कैपिटल M into स्मॉल m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करूं तो क्या आ जाएगा?
F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन d स्क्वायर। हाँ या ना बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या लग जाएगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सही है गलत? तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और यहाँ g की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 nm स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अब बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें बताओ। यहां से आपने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये फोर्स नॉन कांटेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ टू बॉडीज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम है, और ये नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। यानी कि पहली बात तो ये कि एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। सोचो ये नेचर का सबसे वीक फोर्स है, और तब भी ये इतना ताकतवर है कि अगर मैं पहली मंजिल से भी गिर गया तो खेल खत्म हो जाएगा, अगर सर के बल गिर गया तो। हाँ या ना? और बताओ बच्चों इसके बारे में क्या पता है? इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज, ये कंजर्वेटिव भी है। अभी मैं तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बताया था। अर्थ के केस में, स्पेशली अर्थ के केस में, क्योंकि अर्थ भी अपने आसपास रखी हुई सभी चीजों को अट्रैक्ट करेगा, स्पेशली अर्थ के केस में हम इस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। यानी इन केस ऑफ अर्थ दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। और बताओ बच्चों, और कोई पॉइंट जो तुम्हें इसके बारे में पता हो, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस and this force is inversely proportional to square of the distance between two bodies। अच्छा, दो बॉडीज के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए तो ये फोर्स काम करेगा? मतलब पास पास है तो ही काम करेगा, या कितनी भी दूर हो तो ही काम कर जाएगा? बोलो जल्दी। पास होना चाहिए या बहुत दूर दूर हो तो भी काम करेगा? इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। इसका मतलब समझ में आया? लॉन्ग रेंज का मतलब यानी दो ऑब्जेक्ट चाहे कितनी भी दूर रखे हो उनके बीच में ये फोर्स लगेगा जरूर। अच्छा, दो बॉडीज के बीच में मान लो कोई मीडियम आ गया, वाटर आ गया, ऑयल आ गया, या कोई और मीडियम अगर आ गया, कांच आ गया, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? यानी दो बॉडीज के बीच में कोई भी मीडियम हो उससे ग्रेविटेशनल फोर्स पर इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि देयर इज नो effect of any intervening medium on this force। और एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया था, मैं भूल गया। दो बॉडीज के बीच में कोई इंटरवेनिंग मीडियम आएगा तो उससे फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी मेरे दिमाग में एक और पॉइंट आया था, दिमाग से उड़ गया। हाँ बच्चों देखो, मैग्नेटिक फोर्स में अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स में भी अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों काम करते हैं? बोलो, ऐसे सोच क्यों रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स में अट्रैक्शन होता है, हाँ, और रिपल्शन भी। कितने बेवकूफ हो तुम लोग यार। ग्रेविटेशन में रिपल्शन कहाँ होता है?
कभी आपने देखा है पेन छोड़ा हो और वो नीचे के बजाय ऊपर उड़ गया हो, यानी इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये भी कोई मजेदार बात नहीं है, ये हम सबको पहले से पता है। मजेदार बात ये है कि इसका रीजन बताओ, हमेशा अट्रैक्टिव ही क्यों है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी होता है, मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव भी होता है। तो ये ऐसा क्यों फोर्स है कि हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है? इसका रीजन क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तुमने देखा होगा पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, बोलो हाँ, यानी कि ऑपोजिट चार्ज एग्जिस्ट करता है। बच्चों मैग्नेट में देखा होगा नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, यानी ऑपोजिट पोल है। लेकिन मास के केस में भी सुना है पॉजिटिव मास नेगेटिव मास, नेगेटिव मास तो होता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई ऑपोजिट पोलैरिटी वाला मास नहीं है। अगर मास नेगेटिव में एग्जिस्ट करता तो ऐसा हो सकता था कि रिपल्शन हो जाए। समझ में आ गया? इसीलिए याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ चुकी है? चलें आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की ही तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी दो चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स लगता है। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और वो रिपल्सिव भी हो सकता है। क्या मुझे ये भी समझाना पड़ेगा कि पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव में, नेगेटिव और पॉजिटिव में, और नेगेटिव नेगेटिव में। मैंने एक रील भी बनाई थी इसके ऊपर यार। जैसे मान लो पॉजिटिव का मतलब है दोस्त, तो दोस्त का दोस्त क्या होता है बच्चों? दोस्त का दोस्त तो दोस्त ही होता है। माइनस का मतलब दुश्मन है, तो दोस्त का दुश्मन क्या हुआ बच्चों? दुश्मन का दोस्त क्या हुआ? दिमाग लगाओ, दुश्मन ही हुआ। और दुश्मन का दुश्मन कौन होता है बच्चों? ये तो खैर मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिलहाल अभी हमें अट्रैक्शन रिपल्शन देखना था। तो तुम मुझे ये बताओ बच्चों, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव में, नेगेटिव नेगेटिव में। समझ गए? तो यहां पर भी इसको जल्दी से आज खत्म करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर चलते हैं आगे। यानी कि every charged body exerts a force either attractive or repulsive on another charged body by a force which is directly proportional to product of magnitude of both charges and inversely proportional to square of the distance between two charges. Distance between two charges. क्या ये सेम टू सेम ग्रेविटेशनल लॉ के जैसा नहीं हो गया? मतलब न्यूटन लॉ। तो बताओ बच्चों न्यूटन के कितने लॉ हैं? 3। कौन बोला? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और ये ग्रेविटेशन वाला इससे पहले जो हमने अभी लॉ पढ़ा था वो किसका है? न्यूटन का ही तो है। और एक और लॉ है 5वां, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तुम्हें ये 5 पढ़ने हैं 11th क्लास में। समझ गए?
तो ये कुछ क्या कहते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जैसा ही है, पर ये लॉ हमको किसने दिया है? ये हमको दिया है कूलम्ब्स ने। ये क्या है बच्चों? ये जो ये हमने पढ़ा है ये है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है भाई। जैसे मान लो ये एक चार्ज है, इसका नाम है Q1, और ये एक और चार्ज है, इसका नाम है Q2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों? मान लो R। तो जरा चेक करो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा इन दोनों के ऊपर, ऑब्वियसली रिपल्सिव लगेगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस होगा। समझ गए? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों? 1/r²। कोई दिक्कत? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूं तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। बच्चों प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटाओगे तो क्या आ जाएगा? K। तो फॉर्मूला बन गया K Q1 Q2/r² न्यूटन। समझ गए बच्चों? अब यहां पर K की वैल्यू क्या है? K की वैल्यू है 1/4πε0। अगर आप याद नहीं कर सकते तो आप याद कर लो 9 × 10⁹ इसकी ऐसे यूनिट है बच्चों nm²/c²। समझ में आ गया? यही है कूलम्ब्स लॉ। 12th क्लास में आएगा फर्स्ट चैप्टर में, मैंने तुम्हें अभी से समझा दिया। अब बच्चों मुझे ये बताओ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सबसे पहली बात तो वो भाई नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स। दूसरी बात ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, क्योंकि ये दो चीजें मैं तुम्हें बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। तीसरी बात, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। वर्ड्स में लिखो ये, समझ गए? और मैं तुम्हें ये भी बता चुका हूं, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज। समझ में आ गया? बच्चों ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स। बच्चों इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, हाँ या ना? और बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। दो चार्ज बॉडीज के बीच में इंटरवेनिंग मीडियम क्या है, इस बात पर ये फोर्स डिपेंड करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं करता था। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स depends on intervening medium between two charges। समझ में आ गया? और बताओ बच्चों इसमें तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लॉन्ग रेंज है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 10⁻36। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं? दिस फोर्स is 10⁻38 times stronger than gravitational force। ग्रेविटेशनल बच्चों एक बार मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें याद हो, कि हम इस दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट को असली में टच नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं ये मानूं कि मैंने बोर्ड को टच कर लिया है, तो मैंने हकीकत में इसको टच नहीं करा है, क्योंकि इसके अंदर भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे। मेरे हाथ में भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, फाइनली सेल से बना हुआ है बट उसमें भी तो एटम है, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, रिपल्शन हो रहा है। तो मैंने इसको टच किया बोर्ड को, इसका मतलब ये है कि वो रिपल्शन मुझे फील हो रहा है। समझ में आ गया? मुझे क्या फील हो रहा है? रिपल्शन। और मैं दबाऊंगा तो ज्यादा रिपल्शन फील हो रहा है, हाँ यार? अब आप मुझे ये बताओ, मेरे हाथ के ऊपर पेन क्या एक्चुअली रखा हुआ है या खाली रिपल्शन हो रहा है? पेन और मेरे हाथ के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, हाँ या ना? अब चेक करो, इस पेन के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है नीचे, और मेरे हाथ की वजह से क्या लग रहा है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर, कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी अर्थ इस पेन को नीचे नहीं खींच पा रही, सिर्फ मेरे हाथ लगाने से ही रुक गया, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कितना हल्का महसूस हो रहा है मुझे। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में कितना गुना ज्यादा है? 10⁻38। समझ में आ गया? वो सॉरी, ये 38 किसने लिखा? ये बच्चे लोग मुझे गलत वैल्यू मत बताया करो, समझ गए? और कोई पॉइंट ऐसा है जो रह गया हो? कोई पॉइंट ऐसा जो रह गया हो? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कंजर्वेटिव है, ये है। तो बच्चों इसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी मुझे तुम्हें बताना था, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके अलावा फोर्स के बारे में अभी और कई बातें हैं जो मुझे तुम्हें समझानी है, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो घर जाकर ये नोट्स बना लेना, याद कर लेना, काम आएगा जीवन में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।